हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज का हम द हिंदू एनालिसिस देखते हैं। आज हो गई आपकी 7 जुलाई। तो आज ये पहला आर्टिकल क्या कह रहा है, ये एनसीपी के रिलेटेड है, आपका जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ये जो एनसीपी है क्या वो नेशनल पार्टी है या नहीं है। ठीक है, ये आपकी नेशनल पार्टी है या नहीं है, और कौन कौन सी पार्टी नेशनल है। ठीक है, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अप्रैल में इसमें चेंजेस आए। पहले जो पार्टी नेशनल थी अब वो नेशनल नहीं है। एक पार्टी जो अभी है वो नेशनल हुई है, वो है आपकी आप पार्टी। ठीक है, चलिए। तो आगे हम देखते हैं। अब एनसीपी में शरद पवार का ये कहना है कि वो ही यहाँ पे प्रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, और एंड टाइम विल टेल हु होल्ड्स द मेजोरिटी इन द पार्टी। अब इस पे इशू पे हम क्लियर पहले बात करते हैं कि देखिए, ये जो पार्टी है एनसीपी, ठीक है। अब एनसीपी पार्टी जो है उसमें ब्रेक हुआ है। ठीक है, वो ब्रेक जो हुआ है, आपका एक पार्टी जो है इसमें वो शरद पवार के साथ है। दूसरे जो कुछ लोग हैं वो किसके साथ है, इनके भतीजे के साथ। ठीक है, तो कुछ लोग उनके साथ है, तो इनका वही कहना है कि अजीत जो कि उनका भतीजा है। ठीक है, तो अजीत के साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर, अजीत जो है हमारे इस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं है। ये शरद पवार का बोल देना है, किसी के बोल देने से वो वहां का पार्टी का मेंबर नहीं बन जाता। इसी पे ही क्या हुआ है कि 12 लोगों को आज पार्टी ने मीटिंग की। ठीक है, आज पार्टी ने मीटिंग की है। अब मीटिंग में बोल दिया है कि उन 12 लोगों को, वन इंक्लूडिंग अजीत, कि उन्हें हम पार्टी से एक्सेल कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो हमारे बिना अनुमति के दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रोल आता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ आता है क्योंकि यहाँ पे इनका बोलना है कि प्रेसिडेंट तो मैं ही हूँ, किसी के बोल देने से पार्टी ऐसे ही नहीं टूट जाती। अब यहाँ पे ये इशू इतना बड़ा क्यों हो रहा है, और ये कैसे बोल रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है, इनका क्या बोलना है यहाँ पर अजीत का, वो हम देखते हैं। देखिए, जब आपके पास मान लीजिए एक पार्टी है, सपोज करिए ये एक आपके पास पार्टी है। ओके, अब अगर इसके मेजोरिटी ऑफ मेंबर किसी और को चाहे, ठीक है, जैसे कि अभी टीसीएस का एक एग्जांपल लीजिए, कि अभी वहां पे जो है काफी एचआर का घोटाला हुआ और कुछ इश्यूज हो गए। तो वहां पे अब हर कोई चाह रहा है कि नहीं, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो चाह रहे हैं कि नहीं, हमें तो जो है अब दूसरे को आप बनाओ, आप इस सीईओ को निकाल दो। ठीक है, वो उनका राइट है वो बोलना कि वो अभी आपके पक्ष में नहीं है। तो वो वहां पे क्या होता है कि मेजोरिटी लोग जो है इस दूसरे के साथ हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पार्टी में स्प्लिट आ जाता है। ठीक है, वो तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया है, ये पॉलिटिकल एंगल जब हम देखें तो इनका बोलना है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या जो भी करें। ठीक है, या फिर मान लीजिए अगर दोनों की थिंकिंग नहीं मिल रही है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब ये अलग ऐसे में तो क्या होगा, हर कोई अलग होने लगेगा। अब अलग होके अगर आप दूसरों को सपोर्ट करने लगोगे तो इससे तो इश्यू हो जाएगा कि कभी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए आया आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, आई होप ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, अब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हम देखते हैं। ये देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू प्रिवेंट लेजिस्लेचर फ्रॉम स्विचिंग पार्टीज और डिसोविंग पार्टी विप। ठीक है, इससे क्या चीज हो रही है, एक तो आप स्विच जो कर रहे हो पार्टी, इससे प्रिवेंट करता है कि आप ऐसे करते रहेंगे तो फिर एक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की खत्म हो जाएगी। दूसरा, डिसोविंग पार्टी विप। अब पार्टी विप का मतलब ये होता है कि सपोज करें कि एनसीपी पार्टी है। ठीक है, एनसीपी पार्टी ने सोच रखा है कि अगर यूसीसी आएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, उसका विरोध करेंगे। अब अगर वहां पर सपोज करिए ये 12 लोग, ठीक है, उन्होंने बोला नहीं हम विरोध नहीं करेंगे, यूसीसी तो अच्छी चीज है। ठीक है, लेकिन ऐसे केस में ये हो सकता है कि जो एनसीपी है इन लोगों को निकाल दे कि हमारी बात नहीं मान रही है, हमारे अगेंस्ट जा रही है। तो इस केस पे भी निकाला जा सकता है, उसे पार्टी विप कहते हैं। विप का मतलब हो गया एक सुर में बोलना, कि भाई पूरी पार्टी ये चाहती है, चाहे उसमें मेंबर्स 50 हो, 10 हो,
30 हो उससे मैटर नहीं करता। तो ये होता है आपका पार्टी विप। ठीक है, तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि पहली बात ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ठीक है, और वो पार्टी विप और लेजिस्लेचर में जो स्विच होता है पार्टीज के बीच में उसे रोकने के लिए बनाया गया है। अब ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? क्या ये शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था? जी नहीं, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये लागू हुआ है ना। उसके पहले एक इशू आता था, आया राम गया राम करके, एक फेमस है, आपने पढ़ा होगा, वरना आप गूगल करिएगा आपको मिल जाएगा। तो बहुत उससे अनस्टेबिलिटी आ गई थी कि सरकार जो है एक एक दिन में गिर रही थी, बन रही थी। उसके बाद जो है ये चीज लाई गई। ठीक है, तो ये कहाँ पे रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट है, 1985 में लाया गया। ओके, अब आगे देखते हैं कि अ मेंबर कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही और सी वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज हर पार्टी और वोट्स अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्शन इन द हाउस। मीन्स देखिए यहाँ पे जैसे पार्टी डायरेक्शन की मैंने बात की कि यूसीसी में आप उस उनके अगेंस्ट ही वोट डालना है। अगर आपने फेवर में डाल दिया तो पार्टी के अगेंस्ट चलेगा, तब भी आपको निकाल सकता है। एक होता है कि आप ही ने खुद रेजिग्नेशन डाल दिया, भाई हमसे ना हो पाएगा आपके साथ रहना, आपकी मेंटेलिटी अब मेरी साथ नहीं दे रही है। ठीक है, तो वो भी चीज होती है। इसके बाद लेकिन अब अगर मान लीजिए कि ये पार्टी है, अब आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखिए, अब अगर मानिए ये पार्टी है, ठीक है, इस पार्टी में 100 ML है। ओके, अब अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट की तरफ से ये आ गया, जो कि प्रेसिडेंट है, कि आपको जो है यूसीसी का मान लीजिए, अभी जो करंट में चल रहा है टॉपिक इसलिए मैं यूसीसी की बात कर रहा हूँ। यूसीसी पे क्या करना है कि आपको अगेंस्ट में डालना है, बट वहां पे ये जो है आपके बाकी मेंबर्स हैं बहुत मेजोरिटी में, लाइक टू थर्ड इसका कितना हो जाएगा अराउंड? ठीक है, अराउंड 67 में पकड़ते हैं कि टू थर्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो टू थर्ड लोग हैं, 67 प्लस लोग सोच रहे हैं नहीं, यूसीसी तो आना चाहिए, ये तो सही चीज है, इससे इक्वेलिटी आएगी। ठीक है, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन इक्वेलिटी आएगी, तो हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे में इस थिंकिंग पे वो चाहें, तो अगर मान लीजिए ऐसे में वो चाह रहे हैं कि बीजेपी ये लाना चाह रही है, तो हम उनके उनके साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर टू थर्ड स्प्लिट कर जाए और वो जाके बीजेपी से मिल जाए, मतलब एक एनडीए, तो ऐसे में एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। क्योंकि ये माना जाता है एक इंसान गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है, बट एक ओवरऑल जो सोच है आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो क्योंकि उस पर कोई मकसद नहीं होता ना, इतना बड़ा स्प्लिट हो रहा है कि वन थर्ड ही सिर्फ रह जा रहे हैं और बाकी सब जो है आपके ये हो रहा है। मीन्स पार्टी में सिर्फ वन थर्ड से कम बच रहे हैं, बाकी तो सेकंड साइड चलेगा। तो या तो ये है कि बाकी लोग भी मान ले, वो भी चल ले हमारे साथ, या फिर स्प्लिट हो सकता है। तो यहाँ पे यही बात चल रही है, अजीत का बोलना है कि हमारे पास पूरा मैक्सिमम लोग हैं, तो हमने ये स्प्लिट किया है, और वो पार्टी का प्रेसिडेंट अब मैं हूं। तो ये एक ओवरऑल कंसर्न है जो भी आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, इसके बाद और क्या चीजें हैं वो अब देखते हैं। देखिए, अब एक ये हो गया कि टू थर्ड कंसेंट की जो मैंने अभी आपकी बात की थी, और प्रायर परमिशन। ठीक है, या तो प्रायर परमिशन दे दे कि ठीक है आप सब उनके अगेंस्ट मतलब फेवर में वोट कर सकते हो, या आप सबकी मर्जी, मतलब आपको फेवर में करना है फेवर में करो, हर एमएलए को बोल दिया अगेंस्ट में कर अगेंस्ट में करो, हमारे end से कोई विप नहीं है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तब चलेगा। लेकिन अदरवाइज आप पार्टी के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते इस तरीके से। ठीक है, अब द लॉ एम टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड कर्व पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे कि वो बोलते हैं ना हॉर्स राइडिंग, कि ऐसे में कहीं एक दो एमएलए को खरीद ले रहे हैं और बाकी इश्यूज चल रहे हैं, तो वो सब चीज ना हो, तो उसी को हॉर्स राइडिंग और ये सब अपॉर्चुनिटीज बोला गया है। ठीक है, आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हो, बट ऑल्सो फेस क्रिटिसिज्म फॉर कर्विंग डिसेंट एंड वेस्टिंग पावर इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब क्या होता है कि देखिए, मेरा मैं तो डेमोक्रेटिकली चुन के आया हूं वहां पर। ठीक है, तो एज अ डेमोक्रेसी मैं एक पर्टिकुलर रीजन के ही लोगों को का एमएलए हूँ या एमपी। ठीक है, तो मेरा काम है वहां का वेलफेयर देखना, और वहां का वेलफेयर या डेवलपमेंट मुझे पता है कि वो इसकी मान लीजिए जो ये पार्टी चाह रही है उसके अगेंस्ट में ही वोट करके यूसीसी लाने पे ही ज्यादा फायदा है। बट क्योंकि मैं अकेला हूं और मैंने ये चीज किया, तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसी पे क्रिटिसिज्म भी बचता है कि आप तो कहीं ना कहीं उनकी पावर को जो है
कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने अपने ही मर्जी से चीजें चला रहे हो, है ना? तो वो इससे क्रिटिसिज्म भी जरूर होता है। चलिए, अब आगे चलते हैं। देखिए, ये जो एक केस है, दिल्ली ब्लास्ट केस, इस पे बात हुई 1996 में, जो ब्लास्ट हुआ था, तो वहां पे जो है, लाइक, काफी लोगों की डेथ हुई थी, अराउंड 13 लोगों की डेथ हुई, 38 इंजर्ड हो गए, और साथ में बहुत प्रॉपर्टी को भी डैमेज हुआ। ठीक है, ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इस तरीके से आतंक फैलाया गया था। तो जिन्होंने ये सब किया था कन्विक्ट, उनका नाम था मोहम्मद नौसाद, मिर्जा निसार हुसैन, मोहम्मद अली भट्ट, और जावेद अहमद खान। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने ब्लास्ट किया था। तो दीज आर टेररिस्ट। ठीक है, अब इन्होंने ये किया, अब बात ये आ रही है कि अभी तक इन्हें डेथ पेनल्टी तो दी गई, लेकिन वो काफी लेट दी गई, और जब दी भी गई वो उसके 12 साल हो चुके हैं, और अभी तक इन्हें जो है, क्योंकि 1996 की बात है, इंसिडेंट तो तब हुआ था, समझ रहे हैं? तो ये काफी स्लो ये चीज हो गई है। तो बट फिर गवर्नमेंट ने जो है, इन्हें क्या किया बाद में, कि जेल फॉर लाइफ विदाउट रिमिशन फॉर 4, मतलब पूरे जिंदगी, मतलब मरते दम तक ये जेल में ही रहेंगे। तो हालांकि ऐसे में डेथ पेनल्टी सीधे दे देनी चाहिए, लेकिन केस चल रहा था तो ये बोल दिया कि पूरे लाइफ। इसका कोई ये नहीं है कि 21 साल 22 साल में बाहर हो जाएंगे। ये रेयर ऑफ रेस्ट केस है, तो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक इनको जेल में ही रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Again, talk about UCC, and see, it will come on a daily basis for all of you. The reason being, it is in the hot topic, and government is thinking to uh, come up with a law regarding the UCC. Fine, and it is in our constitution itself, like article 44 is already there, which is talking about the UCC is required. Okay, but when you have to implement, there is nothing like that. Okay, as we all know, whatever inside the DPSP, it is not, enforceable by law. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपका अगर ये चीज इन्फोर्स नहीं किया गया, तो आप पे कुछ पेनल्टी लगेगी, या फिर आप इस पे कोर्ट के पास जा सकते हैं कि अभी तक ये चीज क्यों नहीं लगी है ना? वॉट एवर देयर इज इट इन द फंडामेंटल राइट, दैट, ना, इफ देयर इज एनीथिंग इन द फंडामेंटल राइट, और वो अगर आपको नहीं मिल रहा है, उस पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहीं भी आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो all these things are regarding that only, and these are some good points, like personal law, or in fact the UCC or any law should have a two-dimensional acceptance, like they should be constitutional compliant first of all, and consistent with the norm of gender equality and right to live with dignity. Okay, so they just want ki if your personal law is having all both things, then we won't need to change much, from the constitutional or UCC point of view. Suppose what equality says, like one person should marry a one, like one man should marry a one woman, then only equality is there, na? Correct. So if your personal law is saying ki one person can marry a four women, so that is against the equality concept of our fundamental right of the constitution. Okay, that's why it is not correct. And if it is not correct, then you have to come up with the UCC. Okay, so that is the need of UCC. If everything is there according, like if everything in the personal law is correct, then you won't have to think much about it. Okay, but if something is against equality and we want to provide equality, then please won't overthink about it, because if everyone is equal, then it is very good for the country point of view to initiate the things in such a manner, so that it will for due to which India will become more prosperous. Otherwise it will be a hurdle ना, कि अब आप समझो कि आप ही का एक घर है, ठीक है, वहां पे दो भाई हैं, एक भाई जो है वो कोई एक रिलीजन
मानता है। सपोज करो वो हिंदुइज्म मान रहा है, एक भाई जो है वो मुस्लिम फेथ मान रहा है। ये सबका हक है अपना अपना, वो मान रहा है। ठीक है। अब अगर ये पहला भाई है, अगर ये दो शादी कर लेता है तो इसको जो है 2 साल या 10 साल जो भी है, इसको जेल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं। बट ये जो दूसरा भाई है, ये 2 शादी 3 शादी कितनी भी कर लेता है, इसको जेल नहीं होगी। तो ये तो इक्वलिटी के भी अगेंस्ट है। आपने एक तो महिला के साथ भी गलत कर दिया। आपने जो पहला जो एक ही परिवार के लोग हैं, देखिए पूरा देश क्या है, पूरा इंडिया क्या है, एक फैमिली है, एक परिवार है। तो आप देश को हमेशा परिवार की तरह देखिए। अगर आप ही के घर में ये चीज हो जाए तो कैसे प्रोग्रेस होगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे ये फैमिली आगे बढ़ेगी। ये तो इसी में इन्वॉल्व होके रह जाएंगे, देखो इसके साथ सही नहीं हुआ, इसके साथ सही हुआ, ये चीज सही नहीं है। ठीक है। फिर कोई कोई अपॉर्चुनिटीज के लिए कि अच्छा इस धर्म में 4 शादियां करने दे रहे हैं तो चलो मैं भी ये धर्म मान लूं। तो हम आप एक्चुअली ट्रू फॉलोअर नहीं हो सकता आप एथिस्ट हो, बट आप मल्टीपल शादी के लिए आप ये चीज अपना रहे हो। ठीक है। तो अगर हर जगह इक्विलिटी रहे, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है किसी चीज में रहने का या आने का, तो उसके कारण क्या होगा, सारे नियम कानून एक जैसे हैं। तो जो भी है फेथ है, या तो आप किसी भी भगवान को मानोगे या नहीं मानोगे, जो भी होगा उसके पीछे एकदम रैशनल और लॉजिकल रीजन होंगे, ना कि कुछ और यू नो ऐसे ऐसी चीजें जो कि आप अपने फायदे के लिए देख रहे हो। ठीक है। या वो किसी का इक्वलिटी कम कर रही है, किसी की डिग्निटी कम कर रही है। ओके। ठीक है। तो जैसे कि इसके पहले जो ट्रिपल तलाक की बात हुई थी, वो भी चीजें सही नहीं थी। तो जो कि लॉ एंड ऑर्डर को अवॉइड करे, जो उस तरीके से रहे, तो वहां पे ये कोई इशू नहीं होता है। समझ में आ गया आपको यूसीसी के बारे में। तो जब भी आप लिखिए, आप आर्टिकल के बारे में लिखिए, चाहे मेंस रहे, आपको ये प्रीलिम्स में भी ध्यान देना है, चाहे मेंस रहे, साथ में पर्सनल लॉ जो है। अब इस तरीके से आप डायरेक्ट कोट कर सकते हैं इन द मेंस आंसर, लाइक पर्सनल लॉ शुड हैव अ टू डायमेंशनल एक्सेप्टेंस, दे शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंट एंड कंसिस्टेंट विद द नॉर्म्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड द राइट टू लिव विद डिग्निटी। ये चीज कर रहा है तो फिर सब कुछ ठीक है। ओके। और एक साथ में ये भी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी क्या कहा था कि आई पर्सनली डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई रिलीजन शुड बी गिवन दिस वास्ट expansion jurisdiction so as to cover the whole of a life and to prevent the legislature from approaching upon that field। ठीक है। मतलब वो आप इतना ज्यादा अपने अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन और इतना सब कुछ बना के रखे हुए हैं। अब आप ही बताइए, अगर इतना आप इसी के हिसाब से चलते, जैसे मनुस्मृति में एससी एसटी, जो एससी जो खास तौर पे है, ये तो अगर उनको हम रिजर्वेशन नहीं देते, ये सब ना करते, तो अभी तो अपलिफ्ट जितने हुए हैं वो हो ही नहीं पाते। अब ये अपलिफ्टमेंट हुआ है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है, तो आप ही बताइए खुद की क्या देश को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, ऑब्वियसली हुआ है। ठीक है। तो यही सब चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यूसीसी का ओवरऑल जो यहाँ पे एक सार है, जो एसेंस है, वो यही कह रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अपील भी है कि दे शुड कंट्रीब्यूट टू making it an instrument of social reform or legislative framework fully aligned with principle of justice equality underscored by the constitution। okay, it will be yet another step, a significant one, towards building a new inclusive egalitarian India that we all want। हमें भी चाहिए ना कि egalitarian हो सोसाइटी, सब बराबर हो, यहाँ पे कोई किसी से कम नहीं। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीएससी मेंस में भी सीधे पूछा जा सकता है कि शुड इंटरनेट शटडाउन बी यूज्ड टू मेंटेन अ पब्लिक ऑर्डर। अब ये आर्टिकल कह क्या रहा है और ये बात क्यों आ रही है, देखिए। अगर हम बात करें कि 2016 से 2020 में जितने भी वर्ल्ड में जो शटडाउन हुए इंटरनेट के, उसको 60% सिर्फ इंडिया में हुआ, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, 60% जो है सिर्फ इंडिया में हुआ। ओके। तो अब इसी पे आर्टिकल में जब बात हो रही है कि अब आर्टिकल 19 जो है और आर्टिकल 21, ये आपको राइट देता है, फ्रीडम देता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेके आप सब कुछ कर सके। अब ये उस पे कहीं ना कहीं तो वायलेशन है डायरेक्ट। तो इसी पे केस आया था कि ऐसे कभी भी ना लगा दिया जाए कि अनुराधा और फाहिमा सेरिन, ये जो केस हुआ, तो इस पे जो कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि द कोर्ट हैज सेड कि शटडाउन नीड्स टू बी टेम्पोररी। पहली बात, ये टेम्पोररी होना चाहिए, ये नहीं कि बस अब आपने लगा दिया सर 3 साल तो आप भूल जाओ।
ठीक है। दूसरा, लिमिटेड इन स्कोप, लिमिटेड कि मतलब इस पर्टिकुलर इशू के कारण हमने लगाया। ऐसे नहीं कि आपने 1000 इशू की लिस्ट बता दी है, ये भी हो गया तो भी हम लगा देंगे, कुछ और हो गया तो भी हम लगा देंगे, शाम के 5 बजे के तो भी हम लगा देंगे, ऐसा ऐसा कुछ ये रूल नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है, लॉफुल एंड प्रोपोर्शनेट। लॉफुल होना चाहिए मतलब ये पूरे कानूनी वे में होना चाहिए, ऐसे ही नहीं है कि बस जो जा रहा है कि एमएलए फोन घुमा दे रहा है कि अरे नेट बंद कर दो यार, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 92 सेज दैट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, बट वो बात कर रहे हैं कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आउट टू बी इम्पोज्ड व्हेन एवर नेसेसरी। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से तो कोर्ट ने भी मना नहीं किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। द ग्राउंड इंक्लूड अ थ्रेट टू द नेशन। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कब कब है भाई? पूरे थ्रेट है नेशन को या सिक्योरिटी को। अब जैसे 370 हटाया था तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे थ्रेट रहा होगा, क्योंकि वहां पे जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप है ना, वहां के जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप है, तो वो ऐसे टाइम पे क्या फायदा उठाना चाहेंगे, जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप है। ठीक है। तो हमें वो चीज समझनी है, तब ये चलेगा कि ठीक है आपने लगा दिया। या फिर डिफेंस पे हमारे देश में खतरा है ना, या फिर कुछ ऐसा अभी ऑफेंस हो सकता है, कॉनिजेबल ऑफेंस। ऑफेंस मतलब कि जो कि होता है ना एक तरह से नॉन बिलेबल, या कुछ बड़ा ऑफेंस हो जाए, तो वैसे पे भी जो है हमें बैन हम कर सकते हैं। बट ठीक है, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, सब कुछ वहां पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है। एक तो ये मैंने जो सेपरेटिस्ट वाला बता दिया आपको अभी, तो एक सेपरेटिस्ट लोग है वो फायदा उठाना चाह रहे तो इसलिए वो बंद किया। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर ये जो है इंफॉर्मेशन देनी है गवर्नमेंट को कि भाई, गवर्नमेंट को बताना भी है कोर्ट से लेके बाकी पब्लिक को कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी मींस कि यू कैन नॉट शट डाउन द इंटरनेट टू प्रिवेंट चीटिंग इन एग्जाम। अभी क्या किया है यहाँ पे, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, उन्होंने जस्ट कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं एग्जाम का और वो चीटिंग ना कर ले इसलिए हम बंद करेंगे इंटरनेट। अब बताइए पूरे इंडिया में इतने बच्चे हैं, इतने पढ़ने वाले हैं, तो हर दिन तो फिर तो हर दिन कोई ना कोई एग्जाम ही होते रहता है। आप पूरे देश ही में नेट बंद कर दोगे ये सॉरी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ठीक है। तो क्यों अब आपको लग रहा होगा सर कर भी दिया तो क्या चला जाता, कर दिया कर दिया। अब एक बात बताइए, आप ही सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पाइएगा। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेंट कर रहे हैं अपने इलाज के लिए, करते ही है ना, वो नहीं कर पाएंगे, टेलीमेडिसिन नहीं चल पाएगी। बहुत लोग को खाना भी ना मिल पाए, हो सकता है कि घर में अकेले रह रहे हैं, ऑनलाइन स्विगी जोमेटो या बाकी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो काम कर रहे हैं, तो वो चीजें भी नहीं हो पाएंगी, तो कितना इश्यू हो जाएगा। एक तो इकोनॉमिकली भी है और पब्लिक के लिए भी बहुत वो मुश्किल चीज है। एक का रोजगार जा रहा है, एक कंज्यूमर है, उसको मतलब जो चीज चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। ठीक है। तो अब एक इस पे एक प्रॉपर रूल है कि इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000, ठीक है, कि मेंटेन दैट थ्रेट टू नेशंस सॉवरेनिटी और इंटेलिजेंस और डिफेंस कॉल फॉर वेबसाइट ब्लॉकिंग। तो अगर हम कुछ भी ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, अब बात ये होती है कि कभी कभी पूरा इंटरनेट ना ब्लॉक करते हुए सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया जाता है, कि वहीं पे बहुत ज्यादा मतलब दंगे फसाद वाली बात चल रही है कि सोशल मीडिया हम ब्लॉक करें। ठीक है। तो सोशल मीडिया ब्लॉक करना इज ओके, बट वहां भी चीजें हैं ना कि हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम कर्व कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों करना। क्योंकि इसका ये भी बोलना है कोर्ट का कि अब फेक न्यूज जो हम बोलते हैं, फेक न्यूज प्रोपोगेट हो रही है हर जगह, ये बात सही है। कोई कुछ भी कह रहे जो बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बट ये फेक न्यूज पे आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा क्योंकि ये फेक न्यूज है यहाँ पे आ रही है तो हम इसे बंद ही कर देंगे। नहीं, आपका काम है फेक न्यूज को टैकल करो, कि कैसे टैकल होगा, आप एआई के थ्रू करो, आपको जो करना है करो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसलिए हम ये चीज हटा दें। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस पे जो है आपको कम से कम ये जो केस है, ये केस याद रखना, अगर आप कोट कर देंगे मेंस में बहुत काम आएगा। ठीक है। ये नीचे ये जो आपको आर्टिकल के बारे में दिया हुआ है, इस आर्टिकल को आप कोट करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। आईटी एक्ट के बारे में आप करेंगे, जैसे कि देखिए और बहुत सारी चीजें होती है, टेलीमेडिसिन और ये सब जो है, जिसके भी मैंने बात की थी, वन टाइम पासवर्ड भी आता है, ये सब चीजें नहीं आ पाएंगे। ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब देखिए डार्क पैटर्न्स पे जो है, अब एक आर्टिकल है। अब डार्क पैटर्न्स पे क्या है, जो कंज्यूमर अफेयर्स है वो बोल रहा है कि अब इसमें
काफी ज्यादा चीजें हैं डार्क पैटर्न्स में। क्या देखिए होता क्या है, इसको आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, मैं स्मॉल वे में क्लियर आपको बताता हूँ कि ऐसे कर रहे हैं कि आपका डेटा कैसे भी करके वो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में चाह रहे हैं कि वो कैप्चर कर ले, चाहे आपकी ईमेल आईडी हो, नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, क्रेडिट कार्ड का आईडी हो, मतलब वो नंबर हो। ठीक है। अब इस ये कैसे क्यों हो रहा है, ये डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट, इसके कारण। अब मैं आपको जैसे कि एक बात बताता हूँ। सपोज करिए कि कोई कोचिंग सेंटर है। ठीक है। कोई कोचिंग सेंटर है। अब कोचिंग सेंटर क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आपको ये मटेरियल दे दूंगा फ्री में। ठीक है। बस आप एक काम करिए, आप जो है सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए, ये कर दीजिए, फिर आप ये डाउनलोड कर पाएंगे। आपने बहुत जगह देखा होगा। ठीक है। या फिर आप एक काम करिए, अगर आपको कोई भी चीज ऐसे ही ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन अगर आप हमें अपना नंबर और ये सब दे देंगे, तो हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। या फिर आपके पास एक फॉर्म खुल जाता है, इस तरीके से बड़ा सा एक फॉर्म खुल जाएगा। आप अपना नंबर दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए। इसके बाद जो है आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद सारे, जैसे कि अभी देखिए फिजिक्स वाले से लेके जितने भी नई नई कंपनी आई है, आईटी से हर जगह, आईटी का ही मैं बस मैं आईटी में जितनी भी कंपनीज है वो भी वैसे ही कर रही है। अब मैं एजुकेशन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे भी हम बात कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स वाला ही है कोई भी, वो बार बार बोलते हैं कि आपको हम ये वाले नोट्स ना फ्री में देंगे, ये थोड़े थोड़े, लेकिन आप बस साइन अप कर दो। क्यों साइन अप कर दो? ताकि जिंदगी भर आपके मेल पे भेजते रहे, फिजिक्स वाले ने लॉन्च किया है फलाना, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि कोई भी कोचिंग हो सकती है। ठीक है। फिजिक्स वाले ने लॉन्च किया है ठिकाना, और वो आपको फिर आपका नंबर लेंगे। अरे आपको अगर फ्री में मटेरियल देना है, आप ऐसे ही दे दो, एक लिंक दे दो, डाउनलोड कर लेगा बच्चा। फिर वो एक नंबर, आप सोचिए आप हर जगह रजिस्टर करते रहते, कितने जगह रजिस्टर किया हो, फिर वो झूठ मूठ का जिंदगी भर आप कंपटीशन में हो या नहीं हो, या बन भी गए हो, तो भी वो हर बार वो बैच का आपको मैसेज करते रहे। ठीक है। ताकि अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो भाई आपके खानदान में कोई और पढ़ रहा होगा, ये मैसेज पहुंचा तो आप उसको फॉरवर्ड कर दो, मतलब उनकी रोजी रोटी चलती रहे। बट आपके पास तो हजारों ऐसे यूजलेस मैसेज आते हैं। और अभी सोचने वाली बात है ना, कि आपका उसी नंबर से कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट रिलेटेड रहता है, यूपीआई रहता है, तो एक तो सिक्योरिटी भी इशू है कि कितने कौन कौन ऑथेंटिक है, नहीं है, वो भी हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है। तो ये इस पे, और इसीलिए डॉक्टर ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी पे ये सब पूरा रोक लगाने के लिए बात की है। ठीक है। अभी यहाँ पे आईटी की जगह कंज्यूमर अफेयर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वी आर द कंज्यूमर्स। हम तो कंज्यूमर ही है ना इन सब के लिए, कि हम कंज्यूम कर रहे हैं उनके जो भी सर्विसेज को, इसलिए यहाँ पे ही है। ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया वो आर्टिकल अच्छे से। तो इसी पे प्रॉपर पूरी बात चल रही है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। जो है अभी लॉन्च होने वाला है 14 जुलाई, ये काफी गुड न्यूज है। और 23-24 अगस्त के आसपास जो है लूनार पे ये आपका लैंड करेगा। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब चंद्रयान जो हमारा फ्री है, इसमें जो आपका ये लॉन्च कहाँ से होगा, ये देखिए, स्पेसक्राफ्ट विल बी लॉन्च्ड बाय लॉन्चिंग व्हीकल LV-M3। ठीक है। तो ये Mark 3 जो है, उसी को ये LV नाम चेंज किया है, तो वो है LV-M3। ये चीज यहां से होगी। ठीक है। इट इज बाय इसरो। अब इस पे जो है बाकी चीज, जब हम जिस दिन ये लॉन्च होगा, ऑब्वियसली बहुत प्यारा बड़ा सा आर्टिकल आएगा, तब हम उस पे इन डेप्थ बात करेंगे। लेकिन हाँ, इस बार जो है, जो क्रायोजेनिक इंजन है, इस बार जो थर्ड स्टेज पे है, वो है क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है। GNIC। पता नहीं द हिंदू न्यूज़पेपर पे लिखते समय जो PDF उस पे इशू रहता है हमेशा। तो ये क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है कि जब टेम्परेचर जो है आपका बहुत ही माइनस में रहता है, तब भी वहां पे अच्छे से काम कर पाए। ठीक है। तो क्रायोजेनिक जो इंजन इंडिया ने भी जो बनाया था, यही Mark 3, उसी को LV-M3 कह रहे हैं। ठीक है। तो ये उस पे है। तो ये हम 14 तारीख को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये माइग्रेन पे एक आर्टिकल है, माइग्रेन पे वही कहना है इनका कि अराउंड 15 to 16% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वो डेली हेडेक झेल रही है। सरदर्द देखिए हम हर किसी को हो जाता है, माइग्रेन का जो है एक लेवल सीवियरिटी अलग होता है, सीवियरिटी जो है वो अलग लेवल पे होता है। ठीक है। तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हर कोई
इस पे बात कर रहा है। देखिए, इसके लिए आपको जो है योग करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली प्राणायाम। अब ये क्यों जरूरी है कि आपका जो सेल्स है, इन तक ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस। एक तो एनीमिक है हम, एनीमिया के बारे में कल आपने आर्टिकल देखा ही परसों। एनीमिया है, बाकी भी हेल्थ इश्यूज है, पॉल्यूशन है। तो वो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर ब्रेन तक नहीं पहुंचता, स्लीप एपेनिया, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो उसके कारण ही जो है बहुत सीवियर पेन होने लगता है। ये जो पेन होता है ना, ये जैसे हम और आपको जो हो रहा है वो नॉर्मल हेडेक है, बट बहुत सीवियर पेन होता है जिन्हें होता है। तो इसके लिए रहता है योग करें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स एक्सरसाइज प्लीज करते रहें, ताकि फिट एंड फाइन रहे। ठीक है, क्योंकि इससे जो है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही सब पे एकदम इसको एक तरीके से अवेयरनेस की तरह से इस पे अभी इस आर्टिकल में बात की जा रही है। अब पॉइंट आउट किया जा रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। और ये भी बताया जा रहा है कितने लोगों को होता है, अराउंड 16% वर्ल्ड में हर लोग को डेली होता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे, तो इसीलिए परेशान भी नहीं होना, लेकिन हाँ, क्योंकि एक तरीके से डिसेबिलिटी है ना, कि अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इंसान सर पकड़ पकड़ के बैठा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। तो वही बात है कि माइग्रेन रिमेन सेकेंड अमॉन्ग द वर्ल्ड काउज ऑफ डिसेबिलिटी, एंड फर्स्ट अमॉन्ग यंग वुमेन। तो वुमेन में सबसे ज्यादा है। ये चीज हमें याद रखनी कि वुमेन में ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स इन वुमेन, यंग वुमेन में काफी ज्यादा है। चलिए, ठीक है, फिर आज का आर्टिकल यही समाप्त होता है।